तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गृह वाटिका और टेरेस गार्डन में फल सब्जियां कैसे लगाएं? लीफ कलर चार्ट के आधार पर गेहूं की फसल में उर्वरक प्रबंधन, गन्ने में लगने वाली बीमारियां और उसके निदान के लिए जरूरी उपाय। किसान भाइयों, जैसे कि अन्नदाता कार्यक्रम के पिछले अंश में आपने किचन और टेरेस गार्डन की उपयोगिता तथा फसलों के चुनाव के बारे में जाना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो है किचन और टेरेस गार्डन में फल सब्जियों को उगाने की तकनीक पर, जिससे कि आप इनको उगाकर अपनी घर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आज के समय में जिस तरह शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, फलस्वरूप घनी आबादी एवं मकानों के कारण बढ़ते तापमान, प्रदूषित वातावरण, ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा दूसरी तरफ कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों व दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिससे उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इन रसायनों के घातक अवशेष सब्जियों, फलों में रहने के कारण मानव शरीर पर घातक प्रभाव जैसे कैंसर एवं त्वचा संबंधित रोग देखने को मिलते हैं, जो पहले बहुत कम लोगों में देखे जाते थे। यही नहीं, इन दूषित सब्जियों को खरीदने के लिए शहरी लोगों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। ऐसे में ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के लिए वे तरस ही जाते हैं। अतः यदि आप शहर के निवासी हैं और इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो आप टेरेस गार्डन स्थापित कर प्रतिदिन परिवार के लिए सामान्य रूप में उपयोग में लाई जाने वाली सब्जियों, फलों या सजावटी फूलों को घर की छत पर उगाकर लाभ ले सकते हैं। ये सब जानकर यदि आपकी भी जिज्ञासा है कि कैसे टेरेस गार्डन स्थापित किया जाए, तो इसकी जानकारी हेतु देखिए अन्नदाता की टेरेस गार्डन पर ये विशेष प्रस्तुति। टेरेस गार्डन एक छत पर सजावटी तरीके से हरे भरे उद्यान की योजना बनाना, जो कि वहां के वातावरण पर अच्छा प्रभाव डालने के साथ साथ जिस उद्देश्य हेतु टेरेस गार्डन स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति करे। यह तकनीक शहरी क्षेत्रों में काफी लाभकारी है, क्योंकि शहरों में घनी आबादी एवं मकानों के कारण बढ़ता तापमान, प्रदूषित वातावरण, ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः आप छत पर टेरेस गार्डन स्थापित कर अपने घर का तापमान नियंत्रित कर वर्षा जल का उपयोग एवं बचत के साथ साथ दिन प्रतिदिन परिवार के लिए सामान्य रूप में उपयोग में लाई जाने वाली सब्जियों, फलों, सजावटी फूलों को घर की छत पर उगाकर लाभ ले सकते हैं। टेरेस गार्डन घर की एक प्राकृतिक सुंदरता देने के साथ घर के आसपास ताजी ऑक्सीजन, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है, वह भी प्रदान करता है।
तथा घर को गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म बनाए रखता है। इन सब लाभों को देखते हुए यदि आपकी जिज्ञासा है कि आप भी एक टेरेस गार्डन स्थापित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए पहले जानते हैं टेरेस गार्डन के मुख्य उद्देश्य क्या है। वर्ष भर ताजी सब्जियां एवं फल मिलते हैं। सब्जियां एवं फल की खरीदारी में खर्च में कमी होती है। मकान की छत पर उपलब्ध स्थान का प्रभावी तरीके से उपयोग होता है। विषाक्त मुक्त सब्जियां एवं फलों की प्राप्ति होती है। अपने मन पसंद की सब्जियां उगा सकते हैं। बाजार में नहीं मिलने वाली तथा कभी कभी मिलने वाली सब्जियों को भी उगा सकते हैं। हरे भरे पेड़ पौधों को देखने से मानसिक थकान दूर होती है। टेरेस गार्डन के द्वारा वातावरण को हरा भरा बनाकर प्रदूषण को कम कर सकते हैं। टेरेस गार्डन के लिए स्थान: छत के ऊपर बरामदा, खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी प्रकार विकास करते हैं, गुणवत्ता युक्त सब्जियों एवं फलों का उत्पादन करते हैं। प्रायः आज के समय में फ्लैटों में जगह नहीं रहती, इसीलिए वहां पर मकान की छत के ऊपर ही इसकी बागवानी कर सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग अच्छी तरीके से छत के ऊपर ही किया जा सकता है, क्योंकि पौधे ऊपर खुले वातावरण का अच्छी प्रकार से लाभ लेकर विकास करते हैं। लेकिन यदि बहुमंजिला इमारतें हैं तो उसके बरामदे एवं खिड़कियों के छज्जे पर गमलों एवं किसी पॉट में रखकर टेरेस गार्डनिंग की जा सकती है। टेरेस गार्डन के प्रकार: फलदार पौधों की बागवानी, सब्जियों की बागवानी, फूलों की बागवानी, कैक्टस एवं सरस पौधों की बागवानी, औषधीय पौधों की बागवानी। टेरेस गार्डन की विधियां: छत के ऊपर बेंच या तिपाई के सहारे। छत पर बागवानी का भार कम पड़े, इसके लिए सीमेंट एवं मिट्टी के मिश्रण का सुविधा अनुसार लंबाई एवं गहराई का बेंच बनाते हैं। उसमें फल एवं सब्जियां उगाने के लिए 2 भाग दोमट मिट्टी, 1 भाग बलुई मिट्टी, इसके बाद मिट्टी में 1 भाग कंपोस्ट मिलाकर बेंच एवं तिपाई को भरते हैं और उसमें सिंचाई के लिए 1 इंच नाली की जगह छोड़ते हैं। नए भवन में टेरेस गार्डन: यदि आप नया मकान का निर्माण कर रहे हैं तथा आपकी योजना टेरेस गार्डन की है तो टेरेस गार्डन के लिए उपयुक्त छत एवं प्रभावी उपयोग के लिए शुरू से ही आवश्यक लंबाई एवं गहराई पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए छत का फर्श वाटरप्रूफ हो, उसके लिए वाटरप्रूफ सामग्री का फर्श पर लेप किया जाता है और जल निकास के लिए क्रमिक ढलान के साथ छत को बनाया जाता है। जल निकास नाली को बजरी जाली से कवर किया जाता है। पूरे छत पर जियो स्टाइल के टाइल सामग्री बिछाकर फर्श को बनाना चाहिए। इसके बाद मिट्टी भरकर सब्जियां एवं पौधे उगाना चाहिए। गमले एवं कंटेनरों के द्वारा टेरेस गार्डन: सीमेंट के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक बैरल, लकड़ी के बैरल, बक्से, टोकरी, प्लास्टिक जार, टूटी बाल्टियां, टिन बॉक्स, ड्रम बॉक्स, प्लास्टिक कवर, सीमेंट, फर्टिलाइजर बैग इत्यादि को छत पर रखकर उसमें सब्जियां, फूल एवं फल के पौधे उगा सकते हैं। उथले मिट्टी के बर्तन या लकड़ी के बॉक्स के द्वारा टेरेस गार्डन: 10 सेंटीमीटर ऊंचे एवं 35 सेंटीमीटर व्यास के, जिनमें नीचे की तह में जल निकास हेतु छेद वाले उथले मिट्टी के बर्तन, या 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर गहरे नीचे की तह में 6 से 8 संख्या में समान जल निकासी वाले छेद होने चाहिए। लकड़ी के बॉक्स या चिकनी मिट्टी के बर्तन में प्रत्येक छेद के ऊपर एक कार्क का टुकड़ा रख देते हैं या एक बड़ा कार्क का टुकड़ा नीचे की तह में रख देते हैं। इसके उपरांत आवश्यक मिट्टी के मिश्रण से भरकर इन बर्तन को खुले सूर्य की रोशनी में रख दिया जाता है और इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। पक्के मिट्टी के बर्तन के द्वारा टेरेस गार्डनिंग: पक्के चिकनी मिट्टी के विभिन्न आकार वाले गमले को छत पर रखकर विभिन्न प्रकार के पौधों की खेती कर सकते हैं, जो ऊपर की तरफ चौड़े होते हैं, जिसमें नीचे 3/4 भाग मिट्टी और कंपोस्ट भर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मिट्टी को बदल सकते हैं। इस प्रकार के गमले में डहेलिया, प्लम, झाड़ीनुमा पौधे को आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, हल्दी, धनिया एवं चौलाई के साग को उगा सकते हैं।
पॉलीथीन बैग में टेरेस गार्डनिंग। छोटे पारदर्शी पॉलीथीन बैग में जिसमें नीचे की तरफ जल निकास हेतु छिद्र करके 3/4 भाग मिट्टी और कंपोस्ट भरकर चमेली, दुरंता, क्रोटन पौधे कटिंग के अलावा पपीता, गोभी, टमाटर, मिर्च इत्यादि के पौधों की नर्सरी उगा सकते हैं। प्लास्टिक बर्तन, फाइबर पॉट और स्टोरोफोम कप में टेरेस गार्डनिंग। गोलाकार चौकोने प्लास्टिक के बर्तन में घर के अंदर कम प्रकाश में आसानी से उगने वाले पौधे को उगा सकते हैं। इसके अलावा बाजार में फाइबर पॉट तथा स्टोरोफोम कप जो कि हल्के होते हैं, नर्सरी पौध तथा हल्के भार वाली उथली जड़ वाली पौधों को आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। कार्यक्रम के आज के अंश में बस इतना ही। इस विषय पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कल के कार्यक्रम में। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। लीफ कलर चार्ट के आधार पर गेहूं की फसल में उर्वरक प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खड़ी फसल की मांग के अनुसार उसका उर्वरक प्रबंधन करना जरूरी होता है, लेकिन किसान भाई इसके प्रति अज्ञान रहते हैं। इसलिए पिछले 10 वर्षों से फसल में नाइट्रोजन की मांग को पहचानने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक लीफ कलर चार्ट का विकास किया है, जिसके द्वारा जांचकर फसल में नाइट्रोजन का सही मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो आइए लीफ कलर चार्ट के प्रयोग और इसके लाभ क्या है, इस विषय पर पूरी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है किसानों के बीच में इस समय, गेहूं लगाते समय जो डीएपी देते हैं, जो सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, जो पोटाश देते हैं, जो यूरिया देते हैं, इसमें उन लोगों की अनभिज्ञता है। हम एक अनुरोध करना चाहेंगे किसानों से कि गेहूं लगाते समय 55 किलो ही डीएपी का प्रयोग करें, आप 30 किलो पोटाश का प्रयोग करें और यूरिया को अपने पास रख लें। यूरिया जब पौधा 21 दिन का हो जाती है, 21 दिन के बाद आप उसमें पहला सिंचाई करें। उसके बाद एक आधुनिक यंत्र जो है पहले से ही निकला हुआ अवस्था में है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, यानी कि पौधे के भूख के अनुसार, पौधे की आवश्यकता के अनुसार आप कब उसका कैसे प्रयोग करेंगे, ये जो लीफ कलर चार्ट है ये पूरी अच्छी तरह से बतलाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि आखिर ये लीफ कलर चार्ट क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जो कि कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों पर शोध कर पौधों की उर्वरक की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधे की पत्तियों के रंग से करने पर फसल में उर्वरक की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। देखिए, ये लीफ कलर चार्ट जो है, जो हमारी भारत सरकार प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे भारत के सभी मिट्टी के जीर्णोद्धार हो सके, सुधार सके, उसकी स्वास्थ्य बनी रहे, इसमें भी एक अहम रोल अदा करता है। जैसे किसान हमारा लगभग एकड़ में 6 बोरी के आसपास यूरिया का प्रयोग कर देता है। अगर हम लीफ कलर चार्ट के माध्यम से उसका प्रयोग करते रहें, यानी कि पौधे के भूख के अनुसार अगर हम प्रयोग करते रहें, तो इससे हमारा लगभग 3 बोरी में ही लगभग 150 किलो यूरिया में ही उस पूरा 1 प्रति एकड़ गेहूं को हम ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि जो नाइट्रस ऑक्साइड बन करके वातावरण में, वायुमंडल में जाता है, जिससे कि हमारा वातावरण भी प्रभावित होता है, इससे भी हम बच सकते हैं। यानी कि जितना हम यूरिया का उपयोग करेंगे उतना अगर पौधा उपयोग कर लेता है तब तो सही बात है। अगर नहीं उपयोग कर पाता है तो कहीं ना कहीं लीच करता है, कहीं ना कहीं जाता है, वातावरण में जाता है, जिससे अंतिम रूप से हम कोई ना कोई जीव ही प्रभावित होता है। तो अगर हम इस लीफ कलर चार्ट का उपयोग करें और पौधे की भूख के अनुसार अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फसल उत्पादकता के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएंगे और अपनी मृदा के स्वास्थ्य को भी बनाए रखेंगे। गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान अक्सर बिना सोचे समझे अंधाधुंध मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है।
और इससे किसानों को आर्थिक हानि भी होती है। इस हानि से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से फसल की उर्वरक मांग के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं लीफ कलर चार्ट की प्रयोग विधि के बारे में। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब पत्ता 21 दिन का हो जाए पौधा और 21 दिन के बाद आप प्रयोग इसका करना है और सुबह में 9 बजे से 10 बजे के बीच में अपने प्रक्षेत्र में जाइए और इस बात का ध्यान रखें आप कि जब सूरज की रोशनी सीधे पौधे के ऊपर न पड़े, यानी कि आप बिल्कुल पीछे पीठ के पीछे की तरफ खड़े रहें और तब इस लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करें। अपना बैठने के कैसे हम तरीका कैसे मापते हैं, सर्वप्रथम जैसे ये पूरब की दिशा है, सूरज भगवान निकले हुए हैं, तो आप अपने खेत में स्ट्रिप लेकर के पीछे की तरफ से करके हम बैठ जाते हैं। सबसे पहले बैठेंगे और बैठने के बाद ये जो पट्टी है, जो 6 पट्टी है, 6 पट्टी को देख करके ठीक से रख करके हम इसको नापेंगे और इसका यहाँ पर अनुमान लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पर ये जैसे गेहूं के जो पत्ता है, सर्वप्रथम इस पत्ते से हम कलर को मैच कराना शुरू करेंगे। देखेंगे तो जैसे 1 नंबर पत्ते पर हमारा नहीं आ पा रहा है, इससे ज़्यादा मात्रा में हरा है, पत्ता सीधा होना चाहिए। 2 नंबर पत्ते से आप देखेंगे तो 2 नंबर पत्ते पर भी हमारा नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा पौधा हमारा सीधा है। 3 नंबर पत्ते पर हम पहुँच कर देखें तो ये लगभग हमारा मैच कर रहा है। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये इससे ज़्यादा हरा है, ये वाली स्ट्रिप, और यहाँ पर कम हरा है। तो जहाँ पर 3 नंबर वाली स्ट्रिप में अगर हमारा मैच कर रहा है, पत्ती हमारा मिल रही है, तो इस अवस्था में इस पौधे की आवश्यकता है कि अभी हम इसमें ये पीछे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर समय से आप गेहूँ लगाए हैं तो 40 किलो प्रति एकड़ की दर से आपको यूरिया डालने की ज़रूरत है। अगर लेट अवधि वाली है, देर वाली आप गेहूं लगाए हुए हैं, तो इस अवस्था में मात्र 25 किलो ही यूरिया अगर लीफ कलर चार्ट की तीसरी अवस्था में स्ट्रिप में आती है तो देना है। इसके बाद पुनः हर 10 दिन पर आप जा कर के अपने क्षेत्र में अपने फसल पर इस लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते रहें। जब फसल जैसे ही तीसरी चौथी अवस्था में पहुंचती है, आप तुरंत वहां पर जो यूरिया का प्रयोग आपको बताया जाता है, अगर लेट से है तो 25 किलो प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें तो बेहतर परिणाम पाएंगे। साथ ही ये अवस्था आप 3 बार के बदले में अगर 4 बार यूरिया का प्रयोग करते हैं, 5 बार भी प्रयोग करते हैं, यानी कि जब पौधा मांगे तब आप यूरिया दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी खर्च में बचत होगी और आपका उत्पादकता पूरी तरह से लाभान्वित होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। गन्ने में लगने वाली बीमारियां और उसके निदान के लिए जरूरी उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है और उपज भी अच्छी मिलती है, लेकिन इस फसल में लगने वाली बीमारियों के कारण गन्ने की उपज काफी कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, गन्ने की फसल को क्षति पहुंचाने वाली इन बीमारियों से बचाने के लिए बुवाई के समय और खड़ी फसल में कौन कौन से उपाय अपनाए जाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गन्ना शोध केंद्र गोरखपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र सिंह। बहुत मेहनत के बाद गन्ना किसान उगाता है, लेकिन रोग हो जाने की वजह से, रोग लग जाने के कारण उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है, उपज और पैदावार में भी घाटा होता है। इसलिए प्रमुख कुछ रोग है गन्ने का जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे सबसे बड़ा रोग गन्ने में जो लगता है, रेड राट बीमारी होती है, जिसको काना रोग कहते हैं। ये इतना खतरनाक बीमारी है कि लग जाए तो प्लाट का प्लाट साफ हो जाता है। गन्ना की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है लाल सड़न रोग। इस रोग का प्रकोप खास तौर से 4 से 8 माह की फसल पर देखने को मिलता है तथा इस रोग से ग्रसित फसल में इसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। अतः इस रोग के क्या लक्षण हैं तथा इस रोग से अपने गन्ने की फसल को कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं।
जब आप गन्ने को फाड़ेंगे तो उसमें अंदर आपको लाल गुदा उसकी दिखाई देगी और व्हाइट स्पॉट उस पर लगा होगा, और उसको जब सूंघेंगे नाक से तो सिरका या शराब की दुर्गंध आएगी। उसको जब तोड़ेंगे तो खट से टूट जाएगा। तो इसके लिए हम आपको सुझाव ये देना चाहेंगे कि अगर संभव हो सके तो उष्ण जल उपचार कर लीजिए, उसको पहला ट्रीटमेंट कर लीजिए, और उसके बाद जब बोएंगे आप उस समय बवास्टीन का प्रयोग, जो सेट आप काटेंगे उस सेट को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, माने हेक्टेयर में 112 ग्राम बवास्टीन का प्रयोग करेंगे 112 लीटर पानी में, और उसको डीप करके ही आप बोएं। ये अति महत्व है, इसको आप समझ लें, बिना डीप का न बोएं। उसके बाद अगर वो आ जाता है, ऐसा सिम्टम आपको मिल जाता है, आप खेत की रखवाली करते रहें, अगर एकाध प्लांट आपको इस तरह का दिखाई देता है तो उसको उखाड़ करके आप तुरंत फेंक दें और उस जगह पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। उस गन्ने को ऐसे न फेंकें, उसको या तो खोद के गाड़ दें, खोद के, या तो उसको जला दें। ये हुआ। गन्ना की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है उकठा रोग। इस रोग का प्रकोप भी गन्ने की फसल में ज्यादातर देखने में आता है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को इस रोग की ठीक तरह से पहचान ना होने के कारण वो इसका समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो क्या है इस रोग की पहचान तथा कैसे इस रोग पर नियंत्रण पाया जाए, आइए जानते हैं। दूसरा एक विल्ट बीमारी आती है, हाँ, जिसको उकठा रोग कहते हैं। उसमें प्राइमरी स्टेज में ही जब टिलर से गन्ना बनने लगता है उसी समय वो पकड़ता है। उसमें होता है एक पूरा प्लांट आपका सूख जाता है। सिम्टम ये है कि उसको तोड़ेंगे तो पुचुक जाएगा, खट से टूटेगा नहीं। ऐसा रोग अगर आपको मिलता है तो तुरंत गन्ने से उसको हटा दीजिए। तीसरा ये है, एक कंडुआ बीमारी होती है, हाँ, तो उसका सिम्टम यह है कि गन्ने के ऊपरी हिस्से में जब मिलेबल कैन बन जाता है, पूरा गन्ना जब बन जाता है तो उसके ऊपरी हिस्से में एक चोटी नुमा काला टाइप का एक वो निकलता है लंबा सा। तो या तो आप देखें तो उसको निकाल दें, या निकाल करके और तुरंत उसको जला दें या मिट्टी में दबा दें, नहीं तो ये हवा के माध्यम से फैलता है और आपके पूरे प्लांट को प्रभावित कर देगा। कुछ पत्तियों का रोग होता है, जिसमें प्रमुख रोग देखने को मिल रहा है आजकल पोका बोइंग है। पोका बोइंग का सिम्टम आपको मैं आपको दिखा देना चाहूँ, आप देख सकते हैं। ये ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जो ऊपरी हिस्से का पत्ता है, ये पत्ता जो है सूखने लगता है और इस तरह से जो है ये सूख करके और यहीं से बढ़वार वो हो जाता है। इसका बढ़वार जो है वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे पूरे प्लाट में फैल जाता है। देखिए जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये प्लांट छोटे पर से ही प्रभावित शुरू हुआ और इसमें हमने वही बवास्टीन का प्रयोग प्रति हेक्टर 112 ग्राम 112 लीटर पानी में, और उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बहुत जरूरी है, उसमें डाल देते हैं और डाल के और पूरे प्लाट का स्प्रे करा देते हैं। ध्यान रखिए किसान भाइयों कि स्प्रे कराते समय ये जरूर ध्यान रखें कि पूरा गन्ने का पत्ता भीग जाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम घाटी, जिला देवरिया के कृषक प्रतीक कुमार ने। यह गुलाब की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रतीक कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई गुलाब की खेती खुले वातावरण में, मतलब ओपन फील्ड में किए होंगे, तो कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहले तो ये कि जब हम गुलाब की खेती करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि पुष्प के डंठल तैयार करना, और ये डंठल की जो लंबाई होनी चाहिए वो 30 से 35 सेंटीमीटर एक पुष्प डंठल की लंबाई होनी चाहिए। गुलाब के पौधों में मुख्य शाखा के साथ अन्य शाखाएं और पौधे के निचले भाग पर नए बड़ निकल आते हैं जो मुख्य शाखा की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए इन शाखाओं तथा नए बड़ों को सावधानी से काटकर
हटा देना चाहिए। तभी गुलाब के मुख्य शाखा की अच्छी बढ़वार होगी। गुलाब के पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए फसल में समुचित सिंचाई का प्रबंधन करना होता है। गुलाब की फसल में भूमि में उपस्थित नमी के आधार पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना चाहिए। जब फसल में सिंचाई करते हैं तो उसके बाद बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो कि गुलाब के पौधों से पोषक तत्व तथा जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 25 से 30 दिनों के अंतराल पर फसल में निराई गुड़ाई करना चाहिए और निराई गुड़ाई के बाद 1 भाग यूरिया, 2 भाग फॉस्फेट और 1 भाग पोटाश को मिलाकर 50 ग्राम प्रति पौधा की दर से भुरकाव कर देने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। और इस समय तापमान में काफी वेरिएशन हो रहा है, तो इस वेरिएशन को मद्देनजर रखते हुए अगर तापमान में बढ़ोतरी हो जा रही है तो उसके हिसाब से आपको इसमें लाही का प्रकोप बहुत तेजी से होगा। यदि लाही का प्रकोप बढ़ता है तो फूल की क्वालिटी यानी पुष्प जो है वो खिलेंगे नहीं सही ढंग से, और इसके लिए आपको कन्फीडर या इमिडाक्लोरोपिड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। हम देखते हैं कि गुलाब के फसल में कुछ गुलाब की डालियां सूखने लगती हैं, तो उसका कारण ये होता है एक डाई बैक रोग होता है, वो लगता है। लेकिन ये रोग तब आता है जब हम पुष्प डंठल की कटाई करते हैं। तो करना क्या चाहिए कि जितनी बार आप पुष्प डंठल की कटाई करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना के कटे हुए भाग पर लगा दें, तो ये सूखने की बीमारी से आप बच जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर पाए हैं और सूख रहे हैं तो तत्काल जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का व्यवहार आप कर लें और इसकी वजह से पौधों का सूखना बंद हो जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गृह वाटिका और टेरेस गार्डन में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि सलाह। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।